हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग असेक्सुअल में देख लिए थे फ्रेगमेंटेशन, ये सब वगैरह जितना अपना था उस दिन रिवीजन कर लिए थे। आज हम लोग को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि सिंगल पेरेंट का जरूरत था। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग को सिंगल पेरेंट का जरूरत था। इसका मतलब था कि मेल और फीमेल इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट नहीं था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को मेल और फीमेल, यानी मेल प्लस फीमेल, इन दोनों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब तक मेल और फीमेल दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो आखिर क्या बनता है? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक ही सेल से ऑर्गेनाइज हुए हैं। इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से ऑर्गेनाइज हुए हैं। किन से ऑर्गेनाइज हुए हैं? सिंगल सेल से। और उस सिंगल सेल का नाम हम लोग जाइगोट कहते हैं। उस सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाइगोट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो आपको क्या लिखना है? यूनिसेलुलर। क्या हम लोग लिखेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है, जाइगोट सिंगल सेल होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन ही पूछे थे कि व्हाट इज मेल और व्हाट इज फीमेल। तो मेल का डेफिनेशन क्या होगा? तो उसमें हम लोग बोलेंगे मेल के डेफिनेशन में कि द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस, ठीक है, फिर से सुनेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल कहेंगे। वैसे ही अगर फीमेल के बारे में बात हो तो द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फीमेल। ठीक है, अब यहां पे आप लोग नाम में ध्यान से देखिए, गैमेट, गैमेट, आखिर कुछ ना कुछ है तभी तो। जैसे आप लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान रहे हैं, प्रोड्यूस के बारे में जान रहे हैं, मेल के बारे में जान गए, गैमेट के बारे में तो नहीं जान रहे कि गैमेट क्या होगा। ठीक है, जैसे नाम बार बार आ रहा है तो आखिर गैमेट होता क्या है? तो उस पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप नोट्स बनाइएगा तो रफली आपको बहुत मदद मिलेगा इससे। ठीक है, गैमेट, तो गैमेट आपका दो टाइप का होता है। गैमेट कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का हो जाएगा। एक होता है मेल गैमेट और एक हो जाएगा फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे लिखा रहेगा स्पर्म, ठीक है, मेल सेक्स सेल, ठीक है, इसके अलावा सीमेन, ये सारे नाम आपको मिलेंगे मेल गैमेट में। वैसे ही फीमेल गैमेट में भी बहुत सारा नाम आप लोग को मिलेगा, जैसे ओवा, एग। ठीक है, फीमेल गैमेट हो गया। एक लिखा रहेगा फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, ये सब जो नाम है, अगर कहीं भी मान लेते लिख दिया मेल गैमेट, कहीं लिख दिया स्पर्म, तो ये नहीं सोचना है कि मेल गैमेट और स्पर्म सेल अलग अलग होता है। कहीं लिख दिया मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट, तो ये नहीं समझना है कि दोनों अलग अलग होता है। दोनों के दोनों सेम होते हैं। अगर सीमेन लिख दिया तो ये भी समझना है कि मेल गैमेट ही होता है। ठीक उसी तरीके से ओवा लिख दे तो समझ जाइए फीमेल गैमेट, एग लिखा है तब भी समझिए फीमेल गैमेट, मेल फीमेल सेक्स सेल लिखा है फिर भी समझिए आप फीमेल गैमेट। ठीक है, इन सब का मतलब सेम है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग आएंगे ह्यूमंस पे, सॉरी इससे पहले एक और वर्ड समझ ले, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एक ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, टोटल ये दो गो डेफिनेशन है आपका फर्टिलाइजेशन का। पहला डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेकेंड डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, आप इससे पहले आप लोग को हम दिखाएं कि जाइगोट कैसे बना। तो मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, और ये दोनों को देखे होंगे ऐसे करके बनाए कि हाँ दोनों मिल करके एक सिंगल सेल बनाता है, जिसका नाम क्या हो गया, जाइगोट हो गया। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया। बनेगा कैसे? तो आप लोग क्या कीजिए, मेल गैमेट जो होता है उसको हम लोग स्पर्म सेल के भी नाम से जानते हैं। तो जब स्पर्म एग से यानी फीमेल गैमेट से, इन दोनों जब आपस में मिलेगा, तो मिलने के बाद जो भी तीसरा प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा जाइगोट। उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, जाइगोट होगा। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हाँ दो रिएक्टेंट हुआ, एक प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्टेंट में हो गया स्पर्म एग, प्रोडक्ट में क्या हुआ, जाइगोट। ठीक है, और यही दोनों जब आपस में मिला, तो ये जो दोनों प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आप लोग को समझ में आया यहाँ तक? सब लोग म्यूट रखो। क्लास में बाबू डिस्टरबेंस करोगे, सीधा क्लास हम पोस्टपोन कर देंगे। उसके बाद एक भी क्लास नहीं होगा। जो भी चीज़ हम आज पढ़ाने वाले हैं उसको सीधे आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद कभी भी वो क्लास रिवीजन नहीं होगा। तब तुम लोग अपना देख लो, मन है तो ठीक है, नहीं मन है वो भी ठीक है। वैसे ही मज़ा उसी को आता है जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको कितनों भी चीज़ें लगा लेंगे, वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये सब गाना वाना बजाओगे, आपस से बात करोगे, फालतू का टाइम पास होगा। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। एक होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको रिमूव कीजिए। खुशबू सिंह कौन है, इसका आईडी निकाले तो। खुशबू सिंह, रिमूव मारिए। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होगा, एक होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, उसका थोड़ा नाम लिख लीजिएगा साइड में कॉपी पे। है पढ़ती है, लास्ट क्लास में भी ऐड हुई है। उस दिन तो बहुत बढ़िया से पढ़ी है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आप लोग 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि हाँ इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसको हम लोग एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में व्हेन द फर्टिलाइजेशन occurs inside female body. When the fertilization occurs inside female body,
जब कोई फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर में होता हो, ठीक है, अंदर, उस प्लेस का नाम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस नॉर्मली बता देते हैं यूटेरस में होता है, ठीक है। व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो सेम यही रहेगा, खाली इनसाइड की जगह आउटसाइड हो जाएगा, मीन्स व्हेन द fertilization occurs outside the female body, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता हो तब हम लोग उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तब उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो तब उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सब जो आएंगे ये आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल में हो जाएगा जैसे फिश, फ्रॉग, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, etc। ये सारा एग्जांपल आप लोग को समझ में आया। कैट में, डॉग में, ह्यूमन बींग्स में, लायन हो, ये सब जितना भी है ये सब आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। फिश, फ्रॉग, एक्वेटिक एनिमल जितने लगभग आते हैं, एक दो को छोड़ के, जैसे वेल वगैरह हो गए, इन सब को छोड़ के जितने भी करते हैं वो सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम लोग मिटा देते हैं। इससे एक और क्वेश्चन होगा जो हम आपको कुछ देर में डिस्कस करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। आप लोग सुने हैं या देखे हैं कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडा देती है, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट बेबी को बर्थ करती है, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो अंडे देती हैं और कुछ कुछ फीमेल ऑर्गेनिज्म होती हैं जो बेबी को बर्थ करती हैं। उस कंडीशन के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन को फिर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप नाम सुने होइएगा, ओविपारस और विविपारस, ठीक है, ओविपारस और विविपारस। ओविपारस में कौन आते हैं? दे लेज एग, ठीक है, जो अंडे देती है, और विविपारस में दे गिव्स बर्थ, जो डायरेक्ट फीमेल बॉडी बर्थ करती हैं, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हेन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो क्या करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो क्या करती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ऐसे तो आप लोगों को पता ही हो गया कि हाँ, जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देंगे वो अपना तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ही, लेकिन मेरा इस टॉपिक को बोलने का मतलब था कि जो लोग अंडे देती हैं वो लोग भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, क्योंकि जब मुर्गी अंडा देती है तो देने के बाद बैठ के उसको गर्म करती है, ठीक है, गर्म कर उसको एक टेम्परेचर चाहिए और उसी टेम्परेचर पे धीरे धीरे फिर उसमें जाइगोट से नया चिक बनता है, ठीक है। तो ओविपारस जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर में आता है, विविपारस जो होता है वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर में आता है। अब एक क्वेश्चन है कि जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि फीमेल बॉडी एक बार में एक ही एग रिलीज करती है, ठीक है, फीमेल बॉडी एक बार में एक एग रिलीज करती है, लेकिन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जो फीमेल होती हैं वे लोग एक बार में 1000 या मिलियंस के नंबर में एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरली ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वे लोग देते हैं मिलियंस ऑफ नंबर में एग्स, ठीक है, और स्पर्म तो पहले से भी मिलियंस ऑफ नंबर में रहता है, तो वो मिल करके बनाते तो बहुत सारे एग हैं,
लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण मैक्सिमम 100 से 200 एग बचता है, बाकी सारा का सारा एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब सोचो कि अगर वो एग देगी तब तो मतलब जो फीमेल हो गई वो अगर एक एग प्रोड्यूस करेगी तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण वो एग खराब हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो फीमेल बॉडी होती है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वे लोग एक बार में हजारों की संख्या में एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, जो अभी बताए थे ना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से एक क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है, क्या कि क्वेश्चन रहेगा कि जो एक्वेटिक एनिमल होती हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वे ऑर्गेनिज्म एक बार में 1000 या मिलियंस के नंबर में एग प्रोड्यूस करती हैं, क्यों? तो उसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो एग होते हैं वो डेड कर जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहीं तक था। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में 2 गो, एक मेल और दूसरा फीमेल, एक मेल और दूसरा फीमेल। जो मेल होता है वो मेल सेक्स सेल यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल होती है वो फीमेल सेक्स सेल यानी एग प्रोड्यूस करती है, और वही स्पर्म और एग मिल करके ये दोनों क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। यानी एक मेल और एक फीमेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट बन जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर मेल में ऐसा क्या क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल से। ठीक है, हम लोग किसे स्टार्ट करेंगे? मेल से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट टेस्टिस, सबसे पहला पार्ट क्या आएगा? टेस्टिस। सेकेंड एस्क्रोटम, सेकेंड क्या हो जाएगा? एस्क्रोटम हो जाएगा। थर्ड एपिडिडिमिस, थर्ड हो जाएगा एपिडिडिमिस। फोर्थ वास डिफरेंस। फिफ्थ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। सिक्स्थ पेनिस। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। ठीक है, टेस्टिस, तो टोटल यहाँ पे 2 पीस टेस्टिस होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं 1 पेयर। टेस्टिस कितने पेयर में होता है? 1 पेयर होता है, यानी टेस्टिस पेयर में होता है। स्क्रोटम जो होता है वो एक पाउच होता है। स्क्रोटम क्या होता है? पाउच होता है। ठीक है, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। एपिडिडाइमिस, ये एक लेयर बनाया होता है। ये क्या होता है? लेयर होता है। एपिडिडाइमिस एक लेयर होता है जो कि किसके ऊपर में होता है? लेयर ऑन द टेस्टिस। ये टेस्टिस के ऊपर में लेयर बना के रखता है। वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट। ठीक है, 2 पीस होता है। ये भी कितना पीस होता है? 2 पीस होता है। यूरेथ्रा, ये क्या है? पासेज है। यूरेथ्रा क्या है? पासेज है। कैसा पासेज है अभी बाद में बताएंगे। पेनिस, इसका काम है ट्रांसफर करना। पेनिस का क्या काम है? ट्रांसफर, हाँ इसका काम है ट्रांसफर करना। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट बाई पार्ट थोड़ा चर्चा करेंगे। मेल में 2 टेस्टिस होता है। मेल में कितना टेस्टिस होता है? 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, मेल में कितना टेस्टिस होगा? 2 टेस्टिस होगा। इसी के ऊपर में एक ऐसे लेयर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है? लेयर होता है
जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडिमिस। इस लेयर को क्या कहते हैं? एपिडिडिमिस। तो टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस का क्या काम है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? तो टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा ही कोई काम नहीं होता है, उससे कोई ना कोई होता है जो काम करवाता है। वो काम करवाने का नाम है एपिडिडिमिस। काम करवाने का क्या नाम है? एपिडिडिमिस। जो एपिडिडिमिस होता है यही एक्साइटेड करता है, ठीक है, या फिर ये ऑर्डर देता है, कंट्रोल करके रखता है टेस्टिस के ऊपर, कहता है कि तुम स्पर्म बनाओ। ठीक है, तो ये जो होता है टेस्टिस यही स्पर्म बनाता है। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा कि एगो मतलब गांव में एगो बुल होता है और एगो बैल होता है, ऑक्स होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों मेल हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग हैं। एक को फीमेल के देख के अट्रैक्शन रहेगा और एक जो है वो फीमेल को देखेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ भी वही होता है। तो जो बैल होता है उसका यही एपिडिडिमिस या जो टेस्टिस होता है उसको कट करके निकाल दिया जाता है, या एपिडिडिमिस को खत्म कर दिया जाता है। तो जब एपिडिडिमिस रहेगा ही नहीं तो टेस्टिस को बोलेगा नहीं स्पर्म बनाने के लिए, यानी फीमेल को देख के जो ऑक्स होता है उससे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, काऊ को देख के कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो बुल होता है, हाँ, टेस्टोस्टेरोन तो जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको वो डेवलप करता है। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर को टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता है। और ये जो एपिडिडाइमिस है ये इसको एक्साइटेड करता है कि आप स्पर्म बनाइए। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस और टेस्टिस, ये दोनों का तो फंक्शन आपको पता चला। ये दोनों एक पाउच के अंदर में रहता है, एक मसल्स का एक पाउच होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में रहता है। इसी पाउच को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। इस पाउच को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। देखो, ये जो पाउच है ये मेल के बॉडी के बाहर होता है। ये पाउच कहाँ होता है? मेल के बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ठीक है, या एब्डोमेन के नीचे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ये बाहर क्यों है? तो स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस टू मतलब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, स्पर्म को बनने के लिए। और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लगभग 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, अब इतना पर स्पर्म बनवे नहीं करेगा। स्पर्म कितना बनेगा? 30 से 32 में। ठीक है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 है, तो उतना तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए स्क्रोटम मेल के एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, ताकि वो स्पर्म को बना सके। क्लियर है? 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है बॉडी टेम्परेचर से। वहां पे देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि स्पर्म बनने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, तब यहां पे स्पर्म बन गया। ठीक है, अब स्पर्म जब बनेगा तो वो एक ट्यूब से बाहर निकलता है। ठीक है, स्पर्म एक ट्यूब से बाहर निकलता है और इस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस। इस ट्यूब का क्या नाम होता है? वास डिफरेंस। ठीक है, ये वो नस होता है। वास डिफरेंस क्या है? एक नस है जो स्पर्म को पास करवाता है। वास डिफरेंस क्या है? एक नस है, एक ट्यूब, ठीक है, जो स्पर्म को पास करवाता है। तो आप सुने होइएगा वासेक्टोमी, वासेक्टोमी सुने होइएगा इंग्लिश में। हिंदी में होता है नसबंदी। तो इसी को कट कर दिया जाता है। तो जब ये कट हो जाएगा तो स्पर्म पास नहीं करेगा, तो वो कभी भी मेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करवा सकता है, क्योंकि स्पर्म जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। और इसका हिंदी क्या होगा? नसबंदी। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? नसबंदी। आप लोग हिस्ट्री की किताब में पढ़िएगा, एक बार ये आंदोलन जैसा चला था। यहां तक क्लियर है? अब वास डिफरेंस में बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है। ठीक ना, बहुत सारा ग्लैंड होता है। अब उतना ग्लैंड का नाम जानने का कोई फायदा नहीं है। उस ग्लैंड के अंदर से बहुत सारे लिक्विड निकलते रहते हैं।
ठीक है, जिस लिक्विड के अंदर में बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, चाहे नाम अभी सुने होंगे कि जो स्पर्म होता है वो सेल होता है। स्पर्म क्या होता है? सेल होता है। अब सेल है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो वही ग्लैंड के अंदर से प्रोटीन, फ्रुक्टोज, फैट, ग्लूकोज, मतलब ये सारे, मतलब जितने भी सेल को जिंदा रहने के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा का सारा उस ग्लैंड से निकलेगा और निकल के इस ट्यूब में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इधर से आया स्पर्म और इसमें बहुत सारा ग्लैंड है जो क्या निकाल दिया? लिक्विड निकाल दिया। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर में स्पर्म मिल गया। यानी आप ध्यान से देखिए, स्पर्म जो है वो लिक्विड के साथ मैच कर गया। यानी स्पर्म प्लस लिक्विड, जितना भी ग्लैंड में से निकला न्यूट्रिशन, ये दोनों मिल करके बनाएगा सीमेन। ठीक है, क्या बना देगा? सीमेन। ठीक है, तो मेल के बॉडी से जो स्पर्म बाहर निकलता है, हम लोग जो कहते हैं कि स्पर्म बाहर निकला, वो स्पर्म बाहर नहीं निकलता है। जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? सीमेन। यानी जब स्पर्म लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। स्पर्म सेल है, ठीक है, वो सेल उस लिक्विड में तैरते रहता है और उसी लिक्विड, जब सेल लिक्विड में मिल गया तब उस स्पर्म सेल का नाम क्या हो जाएगा? सीमेन हो जाएगा। ठीक है, सीमेन कब बनता है समझ में आया? जब स्पर्म सेल न्यूट्रिशन के साथ मिल जाता है तब वो क्या कहलाएगा? सीमेन कहलाएगा। और सीमेन लिक्विड फॉर्म में मिलता है जिसके अंदर में स्पर्म मूव करते रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या पहुंचा? स्पर्म पहुंच गया, यानी सीमेन लिख सकते हैं। यहां से निकल गया सीमेन। थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाते हैं। ठीक है, यहां से ऐसे निकला। उसके बाद याद कीजिए, आप लोग को लाइफ प्रोसेस में बताए हैं यूरिन, उधर से यूरिन भी आते रहता है तो यहाँ से यूरिन भी आया। ठीक है, अब यहाँ से ये चला और उधर से यूरिन आ गया। ठीक, ये दोनों एक पाइप से कनेक्ट होते हैं। उस पाइप का नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम हो जाएगा? यूरेथ्रा। तो याद कीजिए कि यहाँ पर फूड पाइप और एयर पाइप को सेपरेट करने के लिए एक ढक्कन जैसा, कैप जैसा आप लोग को बताया था, जिसका नाम था एपिग्लॉटिस। क्या नाम था? एपिग्लॉटिस। उसी तरीके से यहाँ भी एक कैप होता है, ठीक ना, क्योंकि वो कैप नहीं रहेगा तो यूरिन और सीमेन दोनों एक साथ चला जाएगा, जबकि दोनों अलग अलग जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। यहाँ पर एक क्या होता है? ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट। ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उस ग्लैंड का क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कंट्रोल करता है कि हाँ यूरिन आएगा तो सीमेन नहीं आएगा और सीमेन आएगा तो यूरिन नहीं आएगा। इसको कौन कंट्रोल करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। ठीक है, कोई भी रीजन से खराब हो जाता है, रीजन भी बताएंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाएगा ना तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, जब ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कभी कभी यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो अब हुआ कि प्रोस्टेट ग्लैंड खराब कैसे होगा? तो जो मेल होते हैं वो मस्टरबेशन करते हैं। मेल क्या करते हैं? मस्टरबेशन करते हैं, और वही मस्टरबेशन करने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। ठीक है, मस्टरबेशन करने के कारण क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, जिसके कारण वो इन दोनों ट्यूब के ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ये दोनों के दोनों एक साथ बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और इसी के अंदर में वो क्या होता है? एक और ट्यूब रहता है। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? पेनिस। क्या बोलेंगे? पेनिस। तो इसका क्या काम है? तो ये फीमेल में स्पर्म को यानी सीमेन को पहुंचाने का काम करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस? टू ट्रांसफर सीमेन या ट्रांसफर स्पर्म टू फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में स्पर्म को पहुंचाने का काम किसका है? पेनिस का। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए यूरिन ट्यूब।
तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उस पर आप देख लिए कि कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है और कैसे फिर वहाँ से स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन है वो आपका किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लेते फीमेल स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, इतना जल्दी पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो उससे अच्छा हम लोग थोड़ा सा कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स का नाम बताएं। ठीक है, तो पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। टेस्टिस, स्क्रोटम मन है तो बोलिए, नहीं भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिस, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, फिर आपका हो जाएगा यूरेथ्रा, पेनिस, 5 पार्ट। ठीक है, कौन कौन आएगा, टेस्टिस, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, ये 5 पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका टेस्टिस होता है वो कितना होता है, तो टेस्टिस 2 होता है। टेस्टिस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। एपिडिडाइमिस क्या करता है, तो एपिडिडाइमिस टेस्टिस को कंट्रोल करके रखता है या टेस्टिस को इंस्ट्रक्ट करता है कि स्पर्म बनाओ। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस से निकलेगा स्पर्म जो कि चला जाता है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस में बहुत सारा ग्लैंड होता है जो वहाँ पे सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। वास डिफरेंस में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। तो जब स्पर्म सेल में न्यूट्रिशन मिल जाता है, यानी न्यूट्रिशन तो लिक्विड के फॉर्म में उसको मिलेगा, ठीक है, तब उसका नाम हम लोग दे देते हैं उस स्पर्म का सीमेन। उस स्पर्म का क्या नाम दे देते हैं, सीमेन। वास डिफरेंस का क्या काम है, तो ये एक पासेज होता है जो क्या करेगा, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म यानी सीमेन को पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, ये काम किसका हो गया, वास डिफरेंस का। यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है यूरिन और स्पर्म के सीमेन का। यूरिन और सीमेन का एक कॉमन पासेज है जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। तो क्वेश्चन ये आता है कि तब भाई यूरिन भी आया और इधर से स्पर्म भी आया, तो ये दोनों एक साथ कैसे जाएगा, जबकि दोनों को तो एक साथ जाना नहीं है। तब बोलेंगे कि वहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। वहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और वही प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन वाले और स्पर्म वाले ट्यूब पे कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता था। ठीक है, जैसे एपिग्लॉटिस एयर ट्यूब और फूड ट्यूब यानी ओसोफेगस और ट्रैकिया दोनों को कंट्रोल करके रखता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों को कंट्रोल करके रखता है कि हाँ भाई एक बार में कोई एक ही जाएगा, या तो यूरिन जाएगा या तो स्पर्म जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि तो भैया एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है लोग बीमार पड़ जाते हैं कि हाँ भाई यूरिन निकल रहा है, उसके साथ साथ स्पर्म भी बाहर आ जा रहा है। तब उसके लिए बोला जाता है कि हाँ, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई खराबी हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा, तब जा करके क्या हो जाएगा, वहाँ पे फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण दोनों एक साथ यूरिन और स्पर्म बाहर आना शुरू हो जाता है। तब क्वेश्चन आता है कि तब प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब होगा, तो इसका बस सीधा आंसर देना है, ड्यू टू ओवर मस्टरबेशन। ठीक है, ज़्यादा मस्टरबेशन करने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, जिसके कारण यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ बाहर निकलता है। इसमें अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है, तो कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और क्या होता है कि जब प्रोस्टेट कैंसर होगा उसी समय और कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर टेस्टिस कैंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड पे ज़्यादा लोड पड़ने के कारण उधर से वो टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। स्पर्म जब ज़्यादा वहाँ से आउट करवाया जाता है तो फिर जाकर के टेस्टिस में कैंसर हो जाता है, टेस्टिस में जख्म हो जाता है, और वो मतलब जो जख्म होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को तो मालूम है कि जब जख्म ठीक नहीं होता है तो वो कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2 कैंसर मेल में बहुत फेमस है, प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिस कैंसर। ठीक है, वो कैसे होता है, तो रीजन एक ही है, ओवर मस्टरबेशन। ओवर मस्टरबेशन के कारण टेस्टिस कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग का सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, एक दिन डाउट क्लास रखेंगे जिसमें सारा का सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए आपका क्लास
इतना ही होगा। ठीक है।